क्लास 12th। देखो, लास्ट वाला अपना चैप्टर चल रहा था ना। हाँ, जो अभी अपना स्टार्ट ही हुआ था। क्या चैप्टर का नाम है? परमाणु 444। ठीक है। तो उसमें कल अपने तुम नील बोर के कुछ वो उनके जो मॉडल के वगैरह मतलब बारे में थोड़ा सा समझ लिया था। ठीक है। अब नील बोर के जो मॉडल है उसके उनने कुछ उनके ऊपर व्याख्याएं दी थी कि उनका बोर के जो मॉडल है उनके ऊपर उनने कुछ व्याख्या दी थी। क्या व्याख्या दी थी वो अब बता रहे हैं। तो अपने तुम हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे। एक सेकंड रुकना। डालो जरा हेडिंग। बोर की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या। पहली हेडिंग डालना, बोहर की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या। बोहर की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या। ठीक है। तो उसमें लिखो थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन को स्थायी कक्षा में परिक्रमा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को स्थायी कक्षा में परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक और आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आरोपित इलेक्ट्रॉन के बीच आरोपित स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसका वो लिख रहे हैं बोर्ड पे समीकरण, वो आप लोग नोट करना।
लिख लिया होगा। नोट हो गया होगा। तो लास्ट में एक लाइन और ऐड कर देनी है बस। ऊपर का इरेज कर दिया है। नोट ना हो पाया करे तो रोज बोलते हैं पॉज करवा दिया करो वीडियो। कर लो नोट। ठीक है, इसको नोट करने के बाद अगली लाइन में अगली हेडिंग डालना। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। अगली हेडिंग स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। छोड़ो मत डालो, बना रहने दो, एक ही लिखने रहने दो। अगली हेडिंग डालो उत्तेजन विभव। उत्तेजन विभव डालो हेडिंग। उत्तेजन विभव। लिखो उत्तेजन विभव में वह न्यूनतम त्वरक विभव, वह न्यूनतम त्वरक आदाता व रा का त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित कर देता है। टकराकर उसे उत्तेजित कर देता है, ऐसे त्वरक विभव को उत्तेजन विभव कहते हैं। ऐसे त्वरक विभव को उत्तेजन विभव कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डालो आयनन विभव। आयनन विभव
आयनन विभव। वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर इलेक्ट्रॉन वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे आयनित कर सके। किसी परमाणु से टकराकर उसे आयनित कर सके ऐसे न्यूनतम त्वरक विभव को आयनित कर सके ऐसे न्यूनतम त्वरक विभव को आयनन विभव कहते हैं। अगली हेडिंग डालो, विविक्त ऊर्जा स्तर। विविक्त, बा पे छोटी की मात्रा, फिर बा पे छोटी मात्रा, काता, ऊर्जा स्तर, विविक्त ऊर्जा स्तर। वे ऊर्जा स्तर जिनकी ऊर्जीय सुनिश्चित होती है। वे ऊर्जा स्तर जिनकी ऊर्जाएं, लिख लो, ऊर्जाएं सुनिश्चित होती हैं। सुनिश्चित क्या पढ़ते हैं, होती हैं, उन्हें विविक्त ऊर्जा स्तर कहते हैं। अगली हेडिंग डालो, संक्रमण। संक्रमण, संक्रमण के आगे लिखो, किसी परमाणु का एक ऊर्जा स्तर से किसी परमाणु का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करना किसी परमाणु का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करना संक्रमण कहलाता है। ठीक है, उसके आगे लिखना, संक्रमण दो प्रकार के होते हैं। संक्रमण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, उत्सर्जन संक्रमण। पहला उत्सर्जन संक्रमण लिखो इसमें, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो
उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो इसे उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। इसे उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या, अगली लाइन से लिखना, उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या बराबर, उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या बराबर n स्क्वायर माइनस n बटे में 2, n स्क्वायर माइनस n बटे में 2, n स्क्वायर माइनस n बटे में 2। उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या का फॉर्मूला या उनकी संख्या को नापने का तरीका। यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ परमाणु, मतलब टोटल कितने परमाणु हैं उनका संख्या है n, ठीक है। अगली हेडिंग, दूसरा जो संक्रमण के प्रकार में, पहला उत्सर्जन संक्रमण हो गया, दूसरा अवशोषण संक्रमण। अवशोषण संक्रमण, अवशोषण संक्रमण। देखो, जब कोई परमाणु मूल ऊर्जा स्तर से किसी उच्च स्तर में प्रवेश करता है, जब कोई परमाणु मूल ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो इसे अवशोषण संक्रमण कहते हैं। तो इसे अवशोषण संक्रमण कहते हैं। अगली लाइन से लिखना, अवशोषण संक्रमण की संख्या बराबर, अवशोषण संक्रमण की संख्या बराबर n-1, n-1, ठीक है। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जैसे आप लोग क्लास 10th में बैठे हो, ठीक है, बोल रहा है मैम क्लास 12th का मुझे पढ़ना है, तो मुझे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दिमाग देना पड़ेगा क्लास 12th जितने लेवल का पढ़ने का, कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है। और फिर क्या किया, अगर मैंने आपको दिमाग दे दिया, आपने ले लिया, आप क्लास 12th में पढ़ने लगे, लेकिन फिर आप लोग बोल रहे कि मैम अब मुझे क्लास 12th अच्छी नहीं लग रही, हम दोबारा क्लास 10th में पढ़ने जाएंगे, तो जो दिमाग मैंने आपको दिया था, बात समझ रहे हो, जो दिमाग मैंने पहले दिया था क्लास 12th में जाने से पहले, वो दिमाग मुझे आप लोगों से वापस लेना पड़ेगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर क्लास 12th का बच्चा, क्लास 10th का बच्चा क्लास 12th लेवल की चीजें जान रहा है और वो क्लास 10th में पढ़ रहा है, तो वो क्लास 10th के लायक थोड़ा ना, वो तो क्लास 12th के लायक है, लेकिन वो सिर्फ बैठा है। कॉन्सेप्ट को समझे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही लग रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के दूसरी कक्षा में जा रहा है, ठीक है, ऊंची वाली कक्षा में जा रहा है, तो उसे ऊर्जा क्या अपने तुम्हें देनी पड़ेगी। अब बाई चांस उसने कहा कि अब हम इसमें थक गए हैं घूमते घूमते, अब हम अपनी दोबारा कक्षा में लौट रहे हैं जो अपनी पुरानी वाली है, तो इससे जो अपने तुमने उसको ऊर्जा दी थी वो वापस लेनी पड़ेगी। तो यही आपके दो प्रकार के संक्रमण होते हैं, ठीक है। एक उत्सर्जन, अगर अपने तुम उच्च स्तर से निम्न स्तर में आते हैं, मतलब बड़े से छोटे में आ रहे हैं, ठीक है, क्लास 12th से अपने तुम 10th में आ रहे हैं, तो आपके पास जो क्लास 12th का दिमाग है वो वापस मुझे लेना पड़ेगा। और अवशोषण, अगर आप क्लास 10th में क्लास 12th में जाना चाह रहे हैं, तो मेरे जो दिमाग है आपका वो मुझे आपको देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिखो इसमें, हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन की गर्म वाष्प को कांच के, हाइड्रोजन की गर्म वाष्प को कांच के एक पात्र में रखा जाता है।
एक पात्र में रखा जाता है तथा उसे उत्सर्जित होने वाले समस्त विकिरणों को तथा उससे उत्सर्जित होने वाले समस्त विकिरणों को स्पेक्ट्रोमीटर के छिद्र पर स्पेक्ट्रोमीटर के छिद्र पर आपतित कराया जाता है। आपतित कराया जाता है जिससे पर्दे की काली पृष्ठभूमि पर कोई चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। कई चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन रेखाओं को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। इन रेखाओं को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला श्रेणी है उसमें लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी। दूसरी बामर श्रेणी। तीसरी पासन श्रेणी। चौथी पासन श्रेणी लिख लिया। चौथी बैक्रिएट श्रेणी। बैक्रिएट श्रेणी। छठवां फुंड श्रेणी। फुंड। फा पे छोटी ऊ की मात्रा फुंड। फुंड श्रेणी। ठीक है, अब लिखो लाइमन श्रेणी में। लाइमन श्रेणी में लिखो, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। और उसके बाद लिखो लाइमन श्रेणी के लिए सूत्र, जो मैंने अभी ये लिखा है, 1/लैम्डा बराबर आर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बटे में एन स्क्वायर। ये लैम्डा बना है, तरंग दैर्घ्य जिसे बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, अगला दूसरा बामर श्रेणी। दूसरा बामर श्रेणी।
बामर श्रेणी। जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो उसे बामर श्रेणी। हाँ, दोबारा बोल दे। जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। ठीक है। फॉर्मूला इनका वही सिंपल सीधा, जहाँ पे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे जहाँ पे एक 1 स्क्वायर लिखा ना उसकी जगह 2 स्क्वायर लिख लेना बस। यहाँ पे बोर्ड में लिखा 1/λ इजिकल टू r ब्रैकेट में 1/2 स्क्वायर कर लेना माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है। पासन श्रेणी का अगली हेडिंग पर डालेंगे पासन श्रेणी। 1 फॉर्मूला लिख लो पाचन श्रेणी के लिए। 1/λ r ब्रैकेट में जहाँ पे अभी 1 लिखा है उसकी जगह 3 स्क्वायर कर लो। 1 की जगह पाचन श्रेणी के लिए 3 स्क्वायर फॉर्मूला। 1/λ r ब्रैकेट में 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अगली वाली बैकरेट श्रेणी के लिए 4 स्क्वायर और फुंड श्रेणी के लिए 5 स्क्वायर। चारों पांचों के फॉर्मूले लिख तो लो। पासन श्रेणी के लिए 3 स्क्वायर, बैकरेट श्रेणी के लिए 4 स्क्वायर और फुंड श्रेणी के लिए 5 स्क्वायर। लिख तो लो सबके फॉर्मूले अभी। चारों पांचों के फॉर्मूले लिख लेना बस। चैप्टर खत्म, लेक्चर खत्म। कल से अगला चैप्टर स्टार्ट होगा अपना। चैप्टर खत्म। ठीक है।